हेलो एवरीवन। वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि बीआईएस का जो आज पेपर हुआ है दो पोस्ट के लिए, फॉर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए, उसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत सारे जो जेन्युइन रिव्यूज थे वो मैंने कलेक्ट किए हैं, उसी के बारे में आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। बहुत सारे क्वेरीज भी थे बच्चों के, वो भी क्लियर करूंगा, जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ और बाकी भी बहुत सारे क्वेरीज। और इसमें आपसे मैं एग्जाम एनालिसिस के साथ, यानी कि कैसा पेपर था, लेवल कैसा था, सेफ अटेम्प्ट्स किसको कहा जाएगा, यानी कि गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं और पैटर्न कैसा रहा है, लेवल कैसा रहा है, पूरा डिस्कशन आपसे इस वीडियो में करूंगा। और एक चीज, आपका जो नेक्स्ट है यानी कि आपका क्वालिफाइंग एग्जाम जो होने वाला है उसका पैटर्न कैसा रहेगा, वो भी इस वीडियो में आपसे मैं लास्ट में शेयर करूंगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है आपके कट ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो सबसे पहले मैं बता दूं। लेवल ऑफ एग्जाम जो है ओवरऑल वो इजी था। ओके, बाकी मैं सेक्शन वाइज आपसे आगे बात करूंगा कैसा था हर एक सेक्शन। लेकिन पूरा अगर पेपर देखे ओवरऑल तो पेपर बहुत इजी था। ज्यादा कुछ डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे नहीं दिखा, ना ही मॉडरेट लगा। बहुत इजी यहाँ पे क्वेश्चंस थे। जिनका स्पीड अच्छा है उनको बहुत ही अच्छा ये पेपर गया है। स्पेसिफिकली बैंकिंग या फिर बाकी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत पेपर ये जो है वो इजी गया होगा। देन पार्टिसिपेट कितने कैंडिडेट्स हुए हैं, ज्यादा उस बात पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पे देने वाले होते हैं वो अच्छे और सीरियसली देते हैं मोस्टली। और अटेंडेंस जो था वो लेस था, लेकिन ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वैकेंसीज भी उतनी ज्यादा नहीं है कि आपका अटेंडेंस का इम्पैक्ट आएगा। जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करने वाले होते हैं या फिर एवरेज से ऊपर, वो ये जो पेपर है वो सीरियसली देते ही है। बात करेंगे एसएसए के लिए, जो है 100 इस बार वैकेंसी है, 28 जो है वो पीए के लिए है। एवरेज अटेम्प्ट्स के बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि बच्चों ने कितने अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ किए हैं। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एप्टी और रीजनिंग के बारे में आपको 100% श्योरिटी होती है आपने सही किया है या नहीं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन श्योरिटी हमेशा होती है। वही इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आपका जो है डिपेंड करेगा किस तरह से आपका एक्यूरेसी रह सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े जो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे सबसे ज्यादा, वो था कट ऑफ आपका सेक्शनल भी लगेगा या क्या लगेगा। तो आप अगर नोटिफिकेशन में देखोगे वहां पे एक नोट दिया है, जो नोट में आपको यहाँ पे भी जो है आपको दिखा रहा हूँ कि कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड टोटल स्कोर। यानी कि डेफिनेटली आपका जो यहाँ पे है वो सेक्शनल कट ऑफ रहने वाला है, एंड ओवरऑल आपका टोटल स्कोर पे भी यहाँ पे कट ऑफ लगेगा। ओके, ये चीज याद रखना। तो ये चीज क्लियर कर दो कि सेक्शनल कट ऑफ आपका रहेगा। और एक चीज आपसे मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, सेक्शनल कट ऑफ का ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, क्योंकि वही बच्चे यहाँ पे मोस्टली सिलेक्ट होंगे जिनका चारों में स्कोर मिला के अच्छा जाएगा, क्योंकि बच्चों ने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। 130 140 प्लस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है। तो डेफिनेटली जिनका एक आध बच्चे का बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि उसका सेक्शनल क्लियर नहीं है और बाकी इसमें उसने स्कोर कर लिया, तो वो तो उतना 140 130 तक जाएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ज्यादा उस पर ध्यान मत दो। सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करता है। सेक्शनल कट ऑफ वहीं पे मैटर करेगा जहाँ पे आपके टोटल स्कोर का कट ऑफ कम जाता है। ओके, मोस्टली तो एक आध सेक्शन आपका अगर कम भी आ गया तो आप उसमें ज्यादा सोचने लगोगे। तो ज्यादा सोचो मत। हाँ, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ आपका यहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट के साथ रहेगा, इसलिए तो यहाँ पे टाइम दिया था पर सेक्शन वाइज। इसलिए यहाँ पे सेक्शन जो है वो अलग अलग किए थे। अब और एक चीज यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि 50% मार्क्स, ये भी बच्चे पूछ रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि 50% मार्क्स अगर यहाँ पे आपको आएंगे तो आपको कंसिडर किया जाएगा। ये तभी कंसिडर किया जाएगा अगर इसमें 4 गुना तक बच्चे नहीं आते हैं, यानी कि 50% से नीचे अगर 4 गुना बच्चे रहते हैं तो 50% आपका लगेगा। यानी कि डेफिनेटली ये पेपर बहुत आसान था, तो 50% देखा जाए तो 75 होता है। अब 75 तो बहुत मिनिमम स्कोर हो गया। बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे इसमें, तो ये 50% वाला जो है ये आपका वैल्यूएबल रहेगा ही नहीं। यानी कि आपके ये बाद में नोटिस होगा भी नहीं और ना ही आपके एक्शन में ये आएगा। तो ये भूल जाओ आप, 50% एग्रीगेटर तो आपका हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। उसी के नीचे और एक यहाँ पे नोट दिया था जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, यही नोटिफिकेशन में था, वही आपको बता रहा हूँ। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट शाल बी नॉट मोर देन 4 टाइम्स। यानी कि
4 टाइम्स से कम बच्चे यहाँ पे बुलाने वाले हैं आगे की प्रोसेस के लिए, यानी कि आपका स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट या जो भी आपका आगे होने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 4 से कम ज्यादा यानी कि 1/4 से ज्यादा आपका रेशियो यहाँ पे रहेगा। ओके, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फ्रॉम द अमॉन्ग द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर एटलीस्ट 50%, यानी कि डेफिनेटली 50% से तो ज्यादा ही आपके मार्क्स होंगे, लेकिन 50% आपका कट ऑफ नहीं लगेगा। वो कट ऑफ आपका 1/4 यानी कि 1/4 के नीचे, यानी कि उससे कम बच्चों को यहाँ पे एक वैकेंसी के लिए बुलाया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे और एक नोट दिया था, मेयर पासिंग इंडिविजुअल टेस्ट में नॉट बी सफिशिएंट कैंडिडेट्स, इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ। 50% जो है ये इन्होंने इसलिए दिया था कि अगर उतने बच्चे नहीं होते, इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स अगर बच्चे नहीं होते तो 50% कट ऑफ लगेगा। यहाँ पे तो आपने पेपर तो देख लिया है, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती है, तो डेफिनेटली इसमें स्कोर बहुत ज़्यादा जाएगा, कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। लेस अटेंडेंस का सोचो मत, क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। और 4 टाइम्स यानी कि आपके लगभग यहाँ पे 4 गुना तक बच्चे मैक्सिमम बुला सकते हैं, या मिनिमम 3 टाइम्स भी बुला सकते हैं। ओके, ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, दो चीजें, एक तो 50% वाला और दूसरा आपका इंडिविजुअल जो टेस्ट के यानी कि आपके सेक्शनल पे कट ऑफ रहेगा, वो कितना रह सकता है उसके बारे में भी आपसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब यह था आपका एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में तो ज्यादा बताने की मुझे जरूरत है नहीं। अब मैं बात करूंगा सेक्शन वाइज। ओके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आए थे, खैर आपने पेपर दिया ही होगा। तो इसमें जो आया था वो डायरेक्शन का था, ईस्ट वेस्ट का दिया था, और उसके हिसाब से वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन थे। सर्कुलर सिटिंग था, ये भी काफी आसान था अगर आप अच्छे से, मतलब आपका पजल सॉल्व करने का स्पीड बहुत फास्ट है, 2 मिनट से ज्यादा, 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा सर्कुलर सिटिंग का। बॉक्स पजल जो है, बॉक्स पजल भी यहाँ पे इजी था। देन फ्लोर बेस एक पूछा गया था जो थोड़ा सा बच्चों को, मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, लेकिन उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि वो 4 फ्लोर थे, 2 फ्लैट थे ईच फ्लोर पे, वो भी ईस्ट वेस्ट में जो दिया हुआ था ए बी करके। तो इस प्रकार से वो एक पजल था, डे बेस था, मंडे टू संडे पे एक और उसके बाद वेट बेस भी था। इसमें थोड़ा बच्चों को लगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो था, यानी कि ये भी पजल जो था वो सॉल्युएबल था और फास्ट भी सॉल्व हो रहा था। मेरे ख्याल से बी उसका लास्ट में आ रहा था, सबसे कम वेट, वहां पे वेट भी दिया हुआ था, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन थे, और उसके ऊपर भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए। पजल्स बहुत आसान थे, ऐसा नहीं कि कुछ डिफिकल्ट था, एक आध बच्चों को लगा होगा कंफ्यूजन, लेकिन ओवरऑल पजल्स जो थे वो अच्छे से सॉल्व हो रहे थे। अब बात करते हैं पजल्स में, उसी में थोड़ा होता है प्रॉब्लम, जिनका स्पीड थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो वो चीज होती है, या फिर आप कोई पजल में अटक जाओ। सिलॉक्स भी ठीक थे, अच्छे थे, फ्यू वाले थे कुछ, और कुछ तो बहुत ही आसान थे। अल्फाबेट सीरीज पूछी गई थी जिसमें 4 आपको वर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड में 3 ये थे, और ऐसे 4 वर्ड्स दिए हुए थे, फिर उनमें आपको अल्फाबेटिकल चेंज करके, इसको रिप्लेस करके, फर्स्ट को सेकंड को रिप्लेस करके, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई थे। क्वेश्चंस उस प्रकार से वहाँ पे पूछे गए थे, डिक्शनरी के साथ पूछे गए थे कि 4 में से अगर डिक्शनरी के हिसाब से लगाओ तो कौन सा पहला आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, देन चाइनीज कोडिंग था, वो भी डेफिनेटली आसान ही होता है। चाइनीज कोडिंग तो आपके एक फ्री के मार्क्स होते हैं जो आपको सिर्फ ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है, सो वो भी अच्छा खासा था, ठीक ठाक था। अल्फाबेटिकल सिंबल एंड नंबर सीरीज थी, वो जो आपको पूछी गई थी, उसमें भी राइट से इतना, लेफ्ट से उतना, ये सब पूछा था, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट फॉलोड बाय सिंबल्स को किसने किए, वो सारे ऐसे ही क्वेश्चंस थे जो आपको नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपका जो है रीजनिंग का पेपर था, डेफिनेटली ये जो पेपर था ये अच्छा खासा था, और इसमें अटेम्प्ट भी बच्चों के बहुत अच्छे से हुआ है, तो इजी लेवल था, कोई ज्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं देखा गया है। ओके, और बच्चों के 50 भी अटेम्प्ट हुए हैं, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, ये भी मैं आपको बता दूं। ओके, देन एप्टीट्यूड जो था वो, इसका मतलब ये नहीं कि रीजनिंग में अगर किसी के 45 हुए हैं एक्यूरेसी के साथ तो वो रेस से बाहर है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि उतना इजी था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था उसमें मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया था, वो भी ठीक था। अगर आप प्लस माइनस एडिशन करोगे, एक क्यूब वाला था, क्यूब वाले ऐड करना था। देन इस प्रकार से यहाँ पे जो मिसिंग नंबर सीरीज थे वो भी आसान थे, सॉल्व हो रहे थे। प्रॉफिट लॉस पे सवाल था, मिक्सचर पे था, एक वाटर एंड मिल्क मिक्सचर का मेरे ख्याल से पूछा गया था। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं, जिनका सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट है। उनके जो है मैं स्पेसिफिकली एप्टी की बात करूंगा, उनके 25 में से 25 यहाँ पे पूरे अटेम्प्ट हुए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपने जो है बहुत ज्यादा फास्ट सॉल्व किए होंगे, और सिंप्लीफिकेशन भी उतना मुश्किल नहीं था।
ज्यादा से ज्यादा मुझे जो देखा गया वो स्क्वायर, मतलब जितना बच्चों से सुना वो स्क्वायर तक ही पूछा गया था, ज्यादा क्यूब भी यहाँ पे नहीं पूछा गया था। मतलब डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं था सिंप्लीफिकेशन का। और एडिशन कई जगह पे तो एडिशन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आपका ये पेपर था। अब ये एप्टी ऐसा था कि जिनके अरिथमेटिक ज्यादा बाकी के सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग नंबर छोड़ के जो बाकी अरिथमेटिक थे उसमें अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आपके आराम से 20 से 22 से ऊपर अटेम्प्ट हुए होंगे, क्योंकि ये जो था मेरे ख्याल से 25 मिनट थे और आपको 25 ही क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ यहाँ पे पेपर था। ओके, तो आपको मैं उस हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। देन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैंने कोशिश की कि पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताऊं। कुछ आंसर से कुछ आपको यहाँ पे याद भी आ जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल सकते हो ताकि बाकियों के लिए हेल्प हो। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले ओवरऑल मैं ये बात करूंगा जनरल अवेयरनेस में जो था करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछा गया था 2022 के बारे में। ओके, ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा 2022 के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। अब कैसे क्वेश्चन थे, दूसरा पूछा गया था कौन से स्पोर्ट में होता है, डेफिनेटली क्रिकेट। इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन जो चेंज हुआ है 2022 में, मेरे ख्याल से पहले जो रूट थे अभी जो है वो बेन स्टोक्स है, तो यही सही आंसर था। रेडियो स्टेशन का क्वेश्चन था, जो मेरे ख्याल से दूध रेडियो स्टेशन ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा था, कौन सा शुरू किया है गुजरात में, तो वो दूध वनी करके था। अब्दुल रज्जाक गुरुनाथ ग्लोबल प्राइज इनको किस इसमें मिला था उसका पूछा गया था। सीआईएसएफ का पूछा गया था, फुल फॉर्म, ओके, सिक्योरिटी फोर्स या ऐसा कुछ यहाँ पे था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऐसा कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म था। देन यहाँ पे जो था फ्रांस का प्रेसिडेंट जो अभी चेंज हुए थे उनके मेरे ख्याल से सेकंड टर्म में अभी वो वापस हुए, तो पूछा गया था मैक्रोन जो है अभी प्रेसिडेंट हुए हैं। एनपीएस जो है वो कौन रेगुलेट करता है, तो मेरे ख्याल से पीएफआरडीए इसका हो सकता है आंसर। नाटो के ऊपर, नाटो जो है उसके ऊपर ज्वाइंट कंट्री, इसका भी फिनलैंड ऐसा कुछ पहले से दिया हुआ था और स्वीडन मेरे ख्याल से था। थम्स अप ब्रांड एम्बेसडर का जो थे पूछे गए थे, बहुत सारे ऑप्शन थे इसमें, शाहरुख खान, सलमान खान, और मेरे ख्याल से थम्स अप ब्रांड एम्बेसडर में ये भी था कि कोको कोला का पहले था वो, मतलब ऐसा भी वहां पे लिखा हुआ था, अगर आपने अच्छे से वहां पे पढ़ा होगा। ओके, और उसके बाद में आर्टिफिशियल मैन मेड लेक, ये भी पूछा गया था, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। उसमें मेरे ख्याल से चंडीगढ़ का एक ऑप्शन था वो सही था, जो मैन मेड बोल सकते। डू और डाई स्लोगन गांधी जी का जो था, वो विच मूवमेंट में था, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। जैसे कि खालिफत मूवमेंट था ऑप्शन, देन क्विट इंडिया मूवमेंट था, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ चीफ जस्टिस 1+33 या 34, 33 होता है मेरे ख्याल से। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है। रशिया, यस, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में 2022 में कौन सी कंट्री बाहर निकली है, ऑप्टेड आउट, सो रशिया है। एक ओटीटी के बारे में था, नेटफ्लिक्स मेरे ख्याल से कुछ ऐसा, आज़ादी के ऊपर एक क्वेश्चन था। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो क्या, मतलब क्या बजाते थे, संतूर या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से वहाँ पे, ऑप्शंस वहाँ पे थे। देन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, ये इसमें भी ऑप्शंस कोलकाता मेरे ख्याल से इसमें होगा आंसर। देन जमातारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो झारखंड में है, ये पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पे एक बुक के बारे में पूछा गया था। देन बुद्ध इनॉग्रेशन रिलेटेड बाय जी के रेड्डी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। पीएम स्वनिधि जो है वेंडर का, वो अमाउंट पूछा गया था, ऑप्शंस बहुत सारे थे उसमें। ऐसे भी मदई पूरी बात, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। देन पीएसए जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी, मतलब ये करंट अफेयर से ही पूछा गया था। कांडला फोर्ट के बारे में था। दीनदयाल फोर्ट का चेंज हुआ है नेम, ऐसा कुछ पूछा गया था, गुजरात उसका मेरे ख्याल से आंसर था। कानेरी केव्स मुंबई मेरे ख्याल से इसका आंसर था। तो ऐसे कुछ यहाँ पे 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के थे। अगर आप इसमें ओवरऑल देखोगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, कुछ क्वेश्चन जिनका करंट अफेयर स्ट्रांग है, यानी कि जो बच्चे 2022 का अच्छे से पढ़ के गए होंगे उनको जो 2022 के जो पूछे गए थे क्वेश्चंस वो काफी आसान भी लगे होंगे। और इसमें बच्चों ने अटेम्प्ट्स एक्यूरेसी के साथ भी बहुत अच्छे किए हैं। ओके, 15 तक 20 तक यहाँ पे अटेम्प्ट बच्चों ने एक्यूरेसी के साथ किए। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। ओके, तो उस हिसाब से ये पेपर जो था वो जनरल अवेयरनेस भी इजी टू मॉडरेट लेवल का ही मैं कहूंगा। मैं हमेशा जनरल अवेयरनेस को इजी रेट नहीं करता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि इसमें बच्चे कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे बाकी सेक्शन में बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा एवरेज होते हैं, तो मैं इजी टू मॉडरेट इसको कहूंगा। और एक बात इसलिए भी कहूंगा क्योंकि इसमें आप 25 में से 25 अटेम्प्ट कर लोगे तो आप एक्यूरेसी का नहीं बोल सकते हो, तो दैट इज व्हाई मैं ये कहूंगा। ओके, बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछे गए थे। इसमें बच्चों ने ऐसा बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक्स में
चार ऐसे वर्ड्स दिए हुए थे और नीचे पूछा गया था ए और बी में मिस्टेक है, बी और सी में मिस्टेक है, ए बी सी में मिस्टेक है, ए बी सी या बी सी डी में मिस्टेक है। ऐसे आपको चार वर्ड्स ऊपर दिए थे और उस तरह से आपको ऑप्शंस थे। तो थोड़ा वो उसमें आपको थोड़ा एक मतलब टाइम लग रहा था कि कौन सा उसमें गलत है, क्योंकि चार में से आपको जो है ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए थे कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। उसमें से मल्टीपल भी रॉन्ग्स हो सकते थे। उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे, अपॉर्चुनिटी वगैरह ऐसे बहुत सारे वर्ड्स वहाँ पे दिखाई दिए, ऑब्सेशन, असेसमेंट, ऐसे कुछ वहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे वर्ड्स से मतलब चार में से ऐसे बहुत और पांच छह क्वेश्चन यहाँ पे ये देखे गए, यानी कि अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ पे थे। पैसेज फॉक्स पे एक पूछा गया था, वो भी ठीक था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर आप एक बार पैसेज पढ़ लो तो आपको आसानी से उसके जवाब भी आ रहे थे, टाइम ज्यादा नहीं जा रहा था। रिप्लेसमेंट पे था कि आपको सेंटेंस में रिप्लेसमेंट अगर मतलब उसमें करेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, इस पे ऊपर क्वेश्चन था। देन करेक्ट सेंटेंसेस, यस, इसमें जो बच्चों ने बताया कि आपको सेंटेंसेस दिए हुए थे, पांच ऑप्शन थे, तो चार सेंटेंस होंगे, एक आखिरी का होगा ऑल आर करेक्ट या फिर ऑल आर इनकरेक्ट, इस तरह से ऑप्शन होगा। और अगर उसमें से कोई करेक्ट है तो आपको वो क्लिक करना है, अगर सारे करेक्ट है तो वो, तो इस प्रकार से ये करेक्ट सेंटेंसेस के यहाँ पे क्वेश्चंस थे, ठीक थे। थोड़ा अगर एरर डिटेक्शन होता है इसके मुकाबले तो वो थोड़ा आसान जाता है। करेक्ट सेंटेंसेस में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि दो सेंटेंसेस में आपको कंफ्यूजन हो, तीन सेंटेंस में कंफ्यूजन हो, तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसलिए इसमें आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा, रखना पड़ा। ओके, वर्ड स्वैपिंग कहते हैं, ये ठीक थे, वर्ड स्वैपिंग में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं था। अगर आप अच्छे से सेंटेंस को पढ़ लो तो आपको पता चल रहा था कौन सा स्वैप करना है, ना ऑप्शन देके भी ये चीजें हो रही थी। और यस, इसमें वर्ड स्वैपिंग में जो मैं हमेशा कहता हूँ आईबीपीएस से लेके सारे, इसमें सबसे बड़ा जो आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है वो होता है स्क्रॉल करना, क्योंकि इतना पांच एक तो वर्ड रहते हैं, उसमें आप हमेशा स्क्रॉल करके उसको देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो ये चीज थोड़ा सा होता ही है। पैरा जंबल था एक, वो भी ठीक था, मतलब आसानी से बन रहा था। ओके, कुछ मेरे ख्याल से ई से शुरू हो रहा था सेंटेंस और बच्चों ने बताया, और लास्ट में ए से खत्म हो रहा था, बी ए लास्ट था, ऐसा कुछ ई एफ से शुरू हो रहा था। इस प्रकार से वो बन रहा था। बड़े सेंटेंसेस थे लेकिन मीनिंगफुल था, तो बहुत जल्दी बच्चों ने वो भी अटेम्प्ट कर दिया। ज्यादा कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं लगा। फिल इन द ब्लैंक्स वहां पे पूछे गए थे, कुछ तीन से चार क्वेश्चंस थे। ओवरऑल इंग्लिश भी मैं इजी ही कहूंगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस भी आसान थे, ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है या फिर आपको मतलब कुछ डिफिकल्टी या कुछ कंफ्यूजन है, ऐसे कुछ बहुत कम सवाल उसमें देखे गए थे। ओके, मेरे ख्याल से एक पैसेज में पूछा गया था, सिमिलियर वर्ड जो था वो पूछा गया था, कॉट का पूछा गया था मेरे ख्याल से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी। ओके, अब मैंने आपको सारा रिव्यू यहाँ पे दे दिया है, अब मैं बात करूंगा आपसे गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जैसे मैंने आपको बताया 50 तक भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं कि 45 वालों का नहीं होगा, होगा जरूर अगर आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो 42 से लेके 45 विथ 100% एक्यूरेसी आपके अगर इसके ऊपर है तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग आपका एक सेक्शन होता है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। उसके बाद बात करूंगा जनरल अवेयरनेस के, तो 15 प्लस से लेके 20 तक अगर आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ है, सो आप बहुत अच्छे आपने अटेम्प्ट किए, क्योंकि हमेशा मैं ये मानता हूँ कि अगर जहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस रहे एग्जाम में, वो हमेशा आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चे सेम अटेम्प्ट करके आए हैं जनरल मतलब रीजनिंग वगैरह में या बाकी इसमें, तो आप उसको बीट कर सकते हो जनरल अवेयरनेस में, तो डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा वही होता है। और उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है उसके लिए, सो दैट इज ओनली द थिंग। एप्टी की बात करेंगे, वो भी अच्छा था। 18 से 20 से ऊपर, 20-22 से ऊपर आपके अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। इंग्लिश का भी वही कहूंगा, 50 क्वेश्चन 40 के ऊपर, 45 के ऊपर अगर आपके अटेम्प्ट है, बहुत अच्छे। ओवरऑल 120 प्लस में एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ। ओके, एक चीज याद रखना, 120 प्लस में एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपके है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, यू आर इन रेस। ज्यादा कुछ सोचो मत, किसी ने कितने अटेम्प्ट किए, किसने क्या किए, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ अगर वहां पे होगा तो 12 प्लस आपका रीजनिंग का आ जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सब स्कोर करेंगे उसमें, तो वो ऑलरेडी आपका बहुत ज्यादा जाने ही वाला है। जनरल अवेयरनेस 3 से 4 हो सकता है। एप्टी का जो है वो 5 से 6 हो सकता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन थे इसलिए 5 से 6, नहीं तो इसका भी 10 प्लस ही होता था। इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे भी आपके 10 से 12 प्लस सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, अगेन मैं आपको ये भी कहूंगा। अब मैं बात करूंगा आगे आपसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में।
तो एसएससी के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज बताया है कि कितने वैकेंसी है, और याद रखना 3 से 4 गुना बच्चे सिलेक्ट होने वाले, 3 से 4 गुना सिर्फ। ओके, और वो भी कैटेगरी वाइज। अगर ओपन की 42 है तो 3 से 4 गुना इसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस, यानी कि 120 प्लस बच्चे तो डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाले हैं फॉर ओपन। 120 प्लस डेफिनेटली। सो 125 से लेके 130 तक यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। अब मैं और एक चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा, 120 वाले भी ऐसा मत सोचिए कि आप रेस में नहीं है, 120 वालों का भी यहाँ पे चांस रह सकता है, लेकिन एक आपको ओवरऑल यहाँ पे एवरेजली बता रहा हूँ, 125 के आगे आप सेफ में हो। ईडब्ल्यूएस का जो है 120 प्लस हो सकता है, वही 118 प्लस एससी का जा सकता है, एसटी का भी 115 प्लस जा सकता है, ओबीसी का 124 125 प्लस यहाँ पे आपका, यानी कि यूआर के जस्ट 2-3 मार्क्स यहाँ पे कम या फिर एक आध मार्क्स कम रह सकता है ओबीसी का। ओबीसी की वैकेंसी 27 है, एसटी की 6 है, एससी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहेगी। ये रहा आपका एसएसए के बारे में। पीए के बारे में बात करूंगा तो इसमें अटेंडेंस कम था और फॉर्म भी ठीक ठाक कम ही थे। ओपन कैटेगरी 128 प्लस, पेपर तो सेम ही था। ईडब्ल्यूएस जो है 125 प्लस, एससी का 122 प्लस, एसटी में 118 प्लस रह सकता है, +-2 आप पकड़ के चलो। जैसे मैंने आपको बताया एसएसए का भी कि 120 वाले भी रेस में है, वैसे ही यहाँ पे भी आप 120 है आप ओपन में, तो आप ऐसा मत सोचो कि आप रेस से बाहर हो। ओबीसी जो है 126 प्लस यहाँ पे भी जा सकता है, ओपन से 1-2 मार्क्स कम रहेगा। ओके, तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब आपसे मैं डिस्कस करूंगा आगे के बारे में। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो आगे का एग्जाम है वो कैसा होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम खैर आपका तो हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बाकी आपके स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर जो भी क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं, वो सिर्फ वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस पे लगने वाला है, जो आप आज अभी एग्जाम दे के आए हो। यानी कि आप उसमें ज्यादा स्कोर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट में आपको, तो आप क्वालिफाई करोगे तो आपको ऑनलाइन इस एग्जाम पे ही आपका सिलेक्शन होना तय होगा। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट में क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा 2000 की डिप्रेशन के साथ, 50 मिनट्स। मेरे ख्याल से ये 27 पर वर्ड पर मिनट्स में अगर मैंने कैलकुलेट किया तो 26-27 हो रहा था वो। टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स जो है एक्सेल का 15 मिनट्स, टेस्ट इन पावर पॉइंट उसका भी 15 मिनट्स। तो ये इस प्रकार आपके ये एग्जाम होंगे। मेरे ख्याल से 45 मिनट्स आपका हो सकता है एसएसए के लिए। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ना ही स्कोर करना है। पर्सनल असिस्टेंट, ऑनलाइन एग्जाम आपने दिया, उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन आगे भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे देना है स्किल टेस्ट, जो 2 इसमें हिस्से में होंगे। एक होगा सीपी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। दो दैट कोर्स, मतलब ये टेस्ट जो होगा कंप्राइज कोर्स ऑन लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ओके, वो क्वालिफाइंग होगा। वही शॉर्ट एंड टेस्ट आपका होगा इन इंग्लिश और हिंदी, कंप्राइजिंग डिक्टेशन टेस्ट एट 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर 7 minutes, which the candidate shall be required to transcribe in 45 minutes English dictation and in 60 minutes हिंदी डिक्टेशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये याद रखना आप, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी करो अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर है तो। ओके, तो ये था ओवरऑल, मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो शेयर की, जो भी मुझे मतलब इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की उसके बारे में। तो ये था पूरा यहाँ पे सेक्शनल से लेके टेंटेटिव एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ऐसा मत सोचो कि आपके, अगर आप, मैंने जो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखे उसमें आपके अगर 3-4 मार्क्स भी कम है तो आप तो भी रेस में, अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेंटेटिव होती है। ओके, दैट इज नॉट फिक्स। और ऐसा भी नहीं कि आप इसमें ज़्यादा रेफरेंस ले सकते हो पिछले साल का, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको हर साल ये एग्जाम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती। और एक चीज़ मैं आपको अगेन बता दूँ, ज़्यादा इसमें मत बिलीव करो किसने कितने अटेम्प्ट किए, किसने क्या, कितनी आपकी एक्यूरेसी है, दैट इज ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी आपके जो अटेम्प्ट्स होंगे वो आप सेक्शनल वाइज कितने किए, ओवरऑल कितने किए हैं, या फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले थे, उसके आप आंसर्स या सारी चीज़ें आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ताकि बाकी बच्चों को भी जो है वो इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊँगा। ये चैनल जो है ये जॉब नोटिफिकेशन और एग्जाम एनालिसिस के लिए है। तो स्टे ट्यून एवरीवन, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, और शेयर करो इस वीडियो को, बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके लिए इसके आगे भी मैं लेके आऊँगा। स्टे ट्यून एवरीवन एंड होप सो आप सभी के बहुत अच्छे स्कोर आए, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।